41 मिस्टर मार्कल। वो आदमी जल्दी से एक कमरे में चला गया। वो कमरा बहुत बड़ा था, सफ़ेद कलर का था। सफ़ेद कलर का पर्दा लगाए हुए थे। उस कमरे में बीचों बीच एक बड़ा सा बेड रखे हुए थे। उस बेड पर एक खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। वो आदमी बेड के पास जाकर खड़ा हो गया, एकटक उस औरत को देखने लगा। कुछ देर ऐसे देखने के बाद वो मुड़कर वहां से चला गया। राज के ऑफिस में राज बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी कैबिन का डोर नॉक हुआ। अंदर आ जाऊं, राज काम करते हुए कहा। अंदर उसके असिस्टेंट आया और कहा, सर हमें नेक्स्ट फिल्म के लिए इन्वेस्टर मिल गए हैं। मिस्टर बलवन हमारे फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बोनसाई कंपनी की तरफ से हमें एक मेल मिला है सर। आने वाले बिग अवार्ड फंक्शन में सबको शामिल होने के लिए इनवाइट किया है और ठीक एक दिन पहले एक पार्टी रखी है। क्या आप इसमें भी अटेंड करेंगे? राज कुछ पल रुककर कहा, ठीक है मैं अटेंड करेंगे। और ये मिस्टर बलवन कौन है? असिस्टेंट कहा, सर ए बिल्सान कंपनी के सीईओ हैं सर, इनका भी अच्छा खासा करोड़ों में प्रॉफिट में रहता है। राज कुछ सोचकर, ठीक है इनके साथ मीटिंग फिक्स करो। ओके सर कहकर राज के असिस्टेंट चेतन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर RS एंटरटेन ऑफिस में रेहान अपने कैबिन में बैठकर फाइल देख रहा था। उसके सामने दो आदमी बैठे हुए थे। समीर रेहान के पास खड़ा होकर कुछ बता रहा था। सामने बैठा इंसान कहा, रेहान अरे यार हद है, चलो भी, बस एक पार्टी तो है। रेहान बिना देखे ही कहा, कबीर मैंने पहले भी कह दिया पार्टी में नहीं आ सकता। कबीर थोड़ा मुंह बनाकर कहने लगा, रेहान जब से तुमने शादी की है तब से तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। कबीर की साइड में बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। उसने कहा, रेहान एक हफ्ते के बाद बोनसाई कंपनी की तरफ से गोल्डन अवार्ड फंक्शन रखा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान इसका जवाब कुछ दे पाता तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, रेहान आवाज दी। अंदर रोमा आती हुई रेहान से कहा, सर बोनसाई कंपनी के सीईओ मिस्टर बंसल आए हैं। मिस्टर बंसल अंदर आते हुए रेहान को शेक हैंड करते हुए ग्रीट किया और रेहान भी उनको भी ग्रीट किया। रेहान उनको सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर बंसल आप यहाँ? मिस्टर बंसल ने कहा, मिस्टर सिंघानिया आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। रेहान ने कहा, यहाँ आने की वजह? मिस्टर बंसल हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ आने की वजह क्या है। रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम तो बताए मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर बंसल ने कहा, मिस्टर सिंघानिया हर साल कोई ना कोई फंक्शन हो या पार्टी इनवाइट करते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी काम से बिजी रहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बार थोड़ा समय निकाल कर हमारे फंक्शन में आइए, बस यही उम्मीद लेकर आई हैं। रेहान थोड़ा आगे और झुकते हुए कहा, हम वेल मिस्टर बंसल श्योर तो नहीं कह सकते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे अटेंड होने के लिए। मिस्टर बंसल सोफे से उठते हुए कहा, ओके मिस्टर सिंघानिया। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कोस्टा रिका में गार्डन में एक आदमी खड़ा होकर डर के मारे कांप रहे था। उसके सामने गार्डन चेयर पर बैठा वो आदमी खड़ा हुआ आदमी को घूरे जा रहा था। एक बॉडीगार्ड तेजी आया, आकर बैठा हुआ आदमी के सामने खड़ा हो गया और ग्रीट करते हुए, बॉस हमें वो आदमी मिल गया है, इस वक्त वो हमारे कब्जे में है। बैठा हुआ आदमी उठ खड़ा हुआ और सामने खड़ा आदमी को थोड़ी देर घूरा, फिर अचानक से उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया। ए देख, वो खड़ा हुआ आदमी और ज्यादा घबरा गया। गन को ट्रिगर दबाने वाला ही था कि वो आदमी घुटने बल पर बैठकर माफी मांगते हुए कहने लगा, मिस्टर मार्कल मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी मिस्टर मार्कल, प्लीज एक मौका दीजिए मिस्टर मार्कल। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगा। मिस्टर मार्कल ने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिया। वो बॉडीगार्ड्स आकर उस आदमी को लेकर वहां से लेकर चले गए। मिस्टर मार्कल कोस्टा रिका कंट्री के बॉस या किंग भी कह सकते हैं, द किंग ऑफ कोस्टा रिका। बुरे लोगों के लिए कई यमराज से कम नहीं, गरीब लोगों के लिए भगवान से भी कम नहीं। बड़े बड़े लोग भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए, चाहे वो डर के मारे हो या इज्जत के मारे। मिस्टर मार्कल वो सीधे जाकर बेंटली में बैठ गया और वो ड्राइवर को जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। वहां से वो विला से निकल गए। उनके पीछे पीछे 8 से 10 बेंटली चल पड़ी। दूसरी ओर रुद्र, कबीर, रेहान और समीर चारों कुछ देर बात होने के बाद वो चारों अपने अपने रास्ते चले गए। रुद्र अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी उसकी फोन की घंटी बजने लगी। रुद्र फोन उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ एक प्यारी सी लड़की की आवाज आई, हेलो कहाँ हो? रुद्र जवाब देते हुए कहा, बस अब मैं घर ही जा रहा था। क्यों, क्या हुआ?
लड़की थोड़ा गुस्से में आते हुए कहने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी कुछ याद आती भी है या नहीं? रुद्र प्यार से समझाते हुए कहा, अरे गुस्सा मत हो मेरी जान, मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी वोरी कुछ नहीं चाहिए, जब देखो बिजी रहते हो। जब से मैं आई हूँ तुमने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, जाओ मैं कभी बात नहीं करूँगी। लड़की नाराजगी से कहने लगी, अरे देखो मेरी जान, गुस्सा ना हो। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, अब जो भी तुम कहोगे वो मैं करूँगा, अब खुश? रुद्र फिर से प्यार से समझाते हुए कहा। दूसरी तरफ से लड़की ने कही, पक्का? जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे? रुद्र जवाब देते हुए कहा, हाँ पक्का। फिर ठीक है, अभी इसी वक्त मुझसे मिलो। लड़की ने कहा। 42 सोनिया की नफरत। रुद्र थोड़ा हंसते हुए कहा, ओके मैं अभी रहा हूँ, तुम वही उसी जगह पर आ जाना, ठीक है? लड़की, हाँ ठीक है कहकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद रुद्र फूलों के बगीचे में पहुंचा। वहां आकर यहाँ वहां नजरें दौड़ा रहा था, तभी पीछे से एक नाजुक सी हाथ से रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र को भी एहसास हो गया कि वो कौन है। रुद्र झूठ से उसको अपने बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े थे। कुछ देर ऐसे खड़े होने के बाद वो दोनों अलग हुए। रुद्र उस लड़की को बहुत ही प्यार से देखने लगा। अब बस भी करो, इतनी प्यार से देखने की कोई जरूरत नहीं। उस लड़की ने झूठी नाराजगी होते हुए कहने लगी, अरे मेरी जान, सिम्मू प्लीज नाराजगी ना हो, अब यहाँ आ गया हूँ ना। सिमरन ने मुंह फुलाते हुए कहा, अच्छा तो फिर उस दिन क्यों नहीं मिले मुझसे? हाँ मुझे लगा तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, लेकिन नहीं। शहजादी तो इतनी बसी है कि मेरे लिए वक्त कहाँ से रहेगा। रुद्र ने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, अब गुस्सा करना छोड़ भी दो ना। सिमरन मान भी जाती है। दोनों के बीच इस तरह की नोकझोंक के बाद कुछ देर साथ में बिताने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं सक्सेना विला में सोनिया अपने कमरे में बैठकर रिया के बारे में ही सोच रही थी। उसकी दिमाग में बस रिया और रेहान के बारे में ही सोच सोचकर पागल हो रही थी। कभी अपनी बालों को पकड़ती तो कभी कमरे में रखे सामान उठाकर फेंक देती। गुस्से में बदबदाती हुई कहने लगी, ऐसे कैसे वो इतनी अच्छी लाइफ जी सकती है? मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, नहीं कभी नहीं। बचपन से आज तक मैंने तुमसे बेटर जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन हमेशा तुम्हें ही मुझसे अच्छी लाइफ मिली है। लेकिन इस बार नहीं, तुम देखना रिया मैं क्या करती हूँ। एक बार फिर से मैं सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी छा गई। आर.यस विला में रेहान ऑफिस से घर पहुंचा। उसने देखा कि रिया कहीं नहीं दिख रही थी। उसने रूम में जाकर देखा तो रिया वहीं पर भी नहीं थी। जल्दी से नीचे जाकर मीरा आंटी से पूछा, आंटी रिया कहाँ है? आपने उन्हें कहीं देखा है? मीरा आंटी ने कहा, रेहान बाबा, रिया मैडम बाहर गार्डन में होगी, मैंने आधे घंटे पहले देखा था। जब रिया मैडम गार्डन में थी, रेहान ने ओके कह के वहां से गार्डन की तरफ चला गया। रेहान गार्डन में आकर देखा तो रिया प्लांट्स लगा रही थी। रेहाना बड़े ही ध्यान से रिया को देख रहा था और उसके पास गया। रिया प्लांट्स लगाने में बहुत ही बिजी हो गई थी कि उसको ध्यान नहीं रहा कि रेहान कब से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। रिया को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा है। रिया पीछे मुड़कर देखा तो रेहान खड़ा था। उसने देखकर मुस्कुराए और पूछने लगी, हबी आप कब आए? रेहान प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, हाँ वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? बोर हो रही तो बाहर घूमने चले? रिया कुछ सोचते हुए कही, हाँ बाहर जाएंगे, लेकिन मुझे माँ के पास जाना है। रेहान ने सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। रेहान उसे प्यार से कहा, ठीक है हम घर जाएंगे, तुम जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अनीता बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में थी। बार बार रंगा नाम का आदमी को फोन लगा रही थी, लेकिन सामने वाला फोन उठा नहीं रहता। इससे अनीता और ज्यादा भड़क गई। 4 से 5 बार कॉल लगाने के बाद आखिर में फोन उठाया। रंगा वही आदमी था जो आखिर बार अनीता उससे मिली थी। रंगा आलसी भरी आवाज में कहा, हेलो कौन? अनीता गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, कितनी बार फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? उद्धरण चिन्ह। वो मैडम मैं थोड़ा काम में बिजी था तो फोन नहीं उठाया। रंगा ने सिर को खुजलाते हुए कहा। अनीता ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछी, मैंने जो काम बताया था उसका क्या हुआ? देखो मुझे और देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द होनी चाहिए। तुम और देर करोगे तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रंगा ने कहा, जी मैडम समझ गया, आपका काम हो जाएगा। इतना कह के अनीता फोन काट करके वही सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी।
उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी खतरनाक प्लानिंग बना रही थी। यहाँ रेहान और रिया भी सिंघानिया पैलेस आ गए थे। निहारिका ने देखा कि रेहान और रिया दोनों आए हुए हैं, ये देख भागकर उन दोनों के पास आई और प्यार से रिया को गले लगते हुए कहने लगी, तुम दोनों आओ, अंदर आओ। रिया के गालों को प्यार से छूते हुए, मेरी प्रिंसेस आ गई, मैं तो तुम दोनों को ही याद कर रही थी, उद्धरण चिन्ह। रिया भी उन्हें उतना ही प्यार से गले लगाते हुए कहने लगी, जी मोम, अकेले बोर हो रही थी इसलिए आ गई। अच्छा किया तूने यहाँ आकर, निहारिका प्यार से कही। वही वीना भी आ गई, आते हुए कहने लगी, अरे अंदर तो आओ, वहीं खड़ी होकर बात करोगे क्या? मैंने आज डिनर भी बना दिया है। सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होकर टाइम स्पेंड करने लगे। कोस्टा रिका में बड़ा सा अंधेरा हाल जैसा कमरा, उस कमर में एक आदमी बुरी तरह से घायल से नीचे जमीन पर पड़ा था। सामने बड़ा सा किंग चेयर पर मिस्टर मार्कल बैठा हुआ था। सराउंडिंग बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स उस आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर देकर मार रहे थे। वो आदमी बुरी तरह से माफी की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं छोड़ा। मिस्टर मार्कल वहां से उठकर सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ गया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसे एकटक देखने लगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने कहने पर वो सब किया था? अगर नहीं बताया तो ये भी कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कैसे पता करना है। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और उन बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला गया। मिस्टर मार्कल ने अपने पैलेस पहुंचकर अपने कमरे में चला गया। जाकर बालकनी में आकर बैठकर कुछ सोचते हुए किसी को फोन पर कहा, मुझे उन लोगों की पूरी तरह से बर्बादी चाहिए, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और गुस्से में फोन रख दिया। वहां से दूसरे कमरे में आया जहां वो औरत लेटी हुई थी। मिस्टर मार्कल ने उस और प्यार से कहने लगा, मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर उठोगी, उठना ही होगा, प्लीज जल्दी उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वही खड़ा डॉक्टर को देखकर मार्कल ने पूछा, क्या कंडीशन है अब और कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर कहा, सर मैडम की हालत पहले से भी कुछ हद तक सुधार हुआ है, फिर भी हम कोशिश करेंगे सर। मार्कल ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे किसी भी हालत में ठीक होनी चाहिए। इतना कह के वो वहां से चला गया। 43 अभय की अनु। मार्कल ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे किसी भी हालत में ठीक होनी चाहिए। इतना कह के वो वहां से चला गया। वही रेहान और रिया फैमिली के साथ समय बिता रहे थे। तभी रिया के फोन रिंग होने लगा। रिया जो वीना से बात करने में बिजी थी, वो अपनी फोन लेकर साइड पर आकर बात करने लगी। 5 मिनट्स के बाद वापस आई और आकर सबके साथ बैठ गई। कुछ उनके साथ वक्त बिताकर वे दोनों अपने घर चले गए। दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। रूथ और सिमरन की प्रेम कहानी भी अच्छे से चली जा रही थी। घर में सबको पता था वे दोनों बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, इसलिए उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं थी। हाशी खुशी से सब लोग मान भी गए। फाइनली घर में रूथ और सिमरन की एंगेजमेंट फिक्स भी कर दिए। 1 हफ्ते के बाद एंगेजमेंट फिक्स हो गई। सब अपने अपने काम में बिजी थे। रेहान स्टडी रूम में बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। तभी समीर अंदर आते हुए कहा, रेहान, रिया के ऊपर नजर रखा जा रहा है, वो भी 1 महीने से। इसके बारे में तुझे कुछ पता है? उद्धरण चिन्ह। रेहान काम करते हुए कह, हाँ मुझे पता है। समीर पूछा, और वो कौन है? रेहान समीर को देखते हुए कहा, फिलहाल तो वो कौन है नहीं पता चला है, लेकिन बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। समीर ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं अनीता तो नहीं करवा रही है? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने जवाब देते हुए कहा, अनीता वो इतनी आसानी से वार नहीं करेगी, कोई है जो रिया को चोट पहुंचाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। समीर कहा, अगर है तो फिर रिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। रेहान बस हाँ में सर हिला देता है। दोनों के बीच कुछ देर तक ऐसे ही बातें हुई और फिर समीर वहां से उठकर चला गया। रेहान भी अपना काम खत्म करके कमरे में आ गया। आकर उसने देखा कि रिया फोन पर बात कर रही थी। वो सीधे अंदर आया, आकर रिया के पास चला गया। रिया भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर सिम्मी और लवी के साथ बात कर रही थी। रेहान को आता हुआ देख उसने फोन काट दिया। रेहान उसके पास आकर बहुत ही प्यार से उसे देखा, फिर कहा, क्या बात हो रही थी? रिया थोड़ी मजाक करते हुए कही, वो लड़कियों की पर्सनल बातें हैं, आप नहीं सुन सकते। रेहान पीछे से हक करते हुए कहा, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकता? रिया हंसते हुए कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है,
हम तीनों शॉपिंग पर जाने के बारे में बात कर रहे थे। रेहान जब ये सुना तो वो पॉकेट से क्रेडिट कार्ड्स निकाल कर देते हुए कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी स्वीट वाइफ को कोई बुली करे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पर सिर्फ तेरा हक है, इसलिए तुम खूब सारी शॉपिंग करना। एक गोल्डन कार्ड है, दूसरा ब्लैक कार्ड, तुम जो चाहो जैसे चाहो यूज करना। ठीक है। रिया उसके हाथ में दोनों कार्ड को देखकर हैरान हो गई। कुछ देर बाद वो हंसते हुए कहने लगी, सोच लीजिए अभी बाद में पछताना पड़ेगा। रेहान भी प्यार से कहा, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, अगर तुम खर्च नहीं करोगी तो कौन करेगा, कहकर रिया के होठों को किस करने लगा। अगली सुबह रिया रेहान के बाहों में सुकून से सो रही थी। सुबह सूरज की किरणों से रिया की नींद खुली। रिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेहान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय रूम की डोर नॉक हुआ। दोनों की आंखें खुल गई। जल्दी से रिया उठकर दरवाजा खोल दी। सामने मीरा आंटी खड़ी थी। मीरा आंटी ने कही, रिया बेटा, सिमरन बिटिया और लावण्या बिटिया आई हैं और नीचे हाल में बैठी है, आपके लिए वेट कर रही है। जी आंटी, मैं अभी आई, रिया जल्दी से कहकर बाथरूम की तरफ चली गई। मीरा भी जल्दी से हाँ में कहकर वहां से चली गई। रिया जल्दी से नहाकर बाहर आई और तैयार होने लगी। तभी पीछे से रेहान आकर उसकी कमर में हाथ फेरने लगा। इससे रिया को गुदगुदी हो रही थी। हबी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे हबी, बाहर सिमरन और लवी दोनों वेट कर रही हैं और आप जल्दी जाकर तैयार हो जाए, रिया हल्की सी धक्का देते हुए कहने लगी। रेहान जल्दी से रिया किस करके चला गया। दोनों तैयार होकर नीचे हाल में आ गए। सिमरन रेहान को साइड हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। वेरी गुड मॉर्निंग गुड़िया, रेहान भी प्यार से कहा। लवी भी दोनों को मॉर्निंग विश कर दिया और डाइनिंग टेबल पर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद रेहान उन तीनों को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। वे तीनों 2 घंटे बाद वो भी शॉपिंग के लिए निकल गई। दूसरी ओर अनीता अब वो तेजी से उसकी प्लानिंग का इंतजाम दे रही थी। एक खंडहर जैसा दिखने वाला जगह के पास आकर रंगा का इंतजार कर रही थी। कुछ देर मिनटों के बाद रंगा भी आ गया। जी मैडम, कहिए क्या काम करना है? रंगा ने कहा, मुझे इस लड़की को मारना है, लड़की की फोटो दिखती हुई कहने लगी। रंगा छोटी उंगली को कानों में डालकर खुजलाते उस लड़की की फोटो देखते हुए कहने लगा, काम हो जाएगा मैडम जी, लेकिन आप इस लड़की से प्रॉब्लम क्या है, इतनी नफरत क्यों है? अनीता थोड़ी गुस्से में कही, तुम्हारा जितना काम है उतना करो। जी मैडम जी, आप गुस्सा ना हो, ये काम हो जाएगा। इतना कहकर रंगा वहां से चला गया। कोस्टा रिका में डॉक्टर्स और नर्सेस घबराहट से यहाँ से वहां भाग रहे थे। बेड पर लेटी औरत की हार्ट बीट की मशीन में लाइन स्टेज जाने लगी। डर के मारे डॉक्टर और नर्स के पसीने छूट रहे थे। औरत की हार्ट बीट रुक गई है। एक खबर पूरे पैलेस में फैल गई। उसमें एक बटला भागकर मार्कल को फोन कर दिया। 15 मिनट में मार्कल भी पैलेस पहुंच गया। वो तेजी से भागकर औरत के कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो उसकी सांसें वहीं थमसी गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह अपने सीने को पकड़ते हुए धीमी आवाज में साथ ही साथ धीरे से चलते हुए कहने लगा, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अनु उठना, देखो ना तेरा अभय यहीं पर ही है, एक बार उठ जा, देखो मैं कभी तुझे हट नहीं करूं, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अनु देख मेरी तरफ, तेरा अभय यहाँ सामने बैठा है, देखना प्लीज अनु, उठ जा मेरी जान, भगवान के लिए उठ जा। ए अभय तुम्हारे बिना अधूरा है, तुम अभय की अनु हो, मेरी अनु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अनु 44 प्रिया पर चली गोली। अभय दिल में दर्द लेकर आंखों में आंसू लिए अनुजा को ही देखे जा रहा था। मन में ही कहने लगा, अनु अगर तुम अब मुझे छोड़कर चली गई तो सच में मैं मर जाऊंगा। तू हमेशा कहती थी ना कि तुझे मेरे साथ जीना है। नहीं अनु, इस बार नहीं, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ करना है, मैं अकेला नहीं कर सकता, उठो अनु प्लीज उठ जाओ। इतना कहकर अभय बिलकर रोने लगा। उसकी हर एक आंसू की बूंद में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। तभी अनु की इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली हिली। हिलने की वजह से अभय थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कहीं उसका वेहम तो नहीं, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर से अनु की यादों में खो गया। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से 2-3 उंगलियां हिलने लगी। इस बार अभय को कन्फर्म हो गया कि अनु अभी भी जिंदा है। उसने जल्दी से डॉक्टर को चिल्लाकर पुकारने लगा। डॉक्टर्स और नर्सेस भी भाग कर आ गए। अभय उन लोगों को जल्दी से ट्रीटमेंट करने के लिए कहने लगा और वे सब जल्दी से ट्रीटमेंट भी करने लगे। डॉक्टर्स और नर्सेस भी हैरान रह गए। वे खुद ही मन में कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। वे सब जल्दी से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया।
और थोड़ी देर कर दे तो कहीं अभय उनको मौत का घाट ना उतार दे। डर के मारे जल्दी से इलाज करने लगे। घंटों बाद जाकर फाइनली अनु की हार्ट बीट नॉर्मल पोजीशन में आ गया। सब डॉक्टर्स और नर्सेस एक गहरी सांस लेकर छोड़े। एक नर्सेस भागकर अभय को इन्फॉर्म कर दिया। अभय बिना देर किए जल्दी से भागकर अनुजा के पास आया। धीरे कदमों के साथ आकर उसके बगल में बैठ गया। धीमी आवाज में बोलने लगा, अनु अनु। अभय की आवाज अनुजा के कानों में पड़ी तो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। ए देख, अभय को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अभय कहने लगा, अनु अनु तू ठीक है। अनुजा उसकी आवाज सुन बस चुपचाप अभय को देखने लगी। कुछ नहीं कहा। उसकी नज़ारे हर तरफ देख रही थी। उसको एहसास हुआ कि वो कहीं और है। उसने फिर अभय को देखने लगी। फिर धीमी आवाज में कहने लगी, मैं कहाँ हूँ? ये को नसी जगह है। अभय उसे प्यार से कहने लगा, हम कोस्टा रिका में है। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया पैलेस में निहारिका एंगेजमेंट की तैयारी में बिजी थे। विना छोटी छोटी बातों में निहारिका को ही पूछ रही थी। निहारिका ही रुद्र का परिवार बनकर सारी तैयारियां देख रही थी। तभी उसकी फोन का बेल बजने लगी। निहारिका ने देखा कि उसका फोन रिंग हो रहा है। जल्दी विना को काम के बारे में समझाकर फोन उठाकर बात करने चली गई। निहारिका फोन उठाते हुए कही, हेलो। दूसरी ओर से कुछ कहता है। इससे निहारिका का चेहरा एक्सप्रेशन बदलता जाता है और ठीक है, आगे मैं खुद ही बात कर लूंगी कहती है। कुछ देर ऐसे ही बात होने के बाद फोन रखकर अंदर आती है। फिर एंगेजमेंट की तैयारी में जुड़ जाती है। यहाँ रिया, सिम्मी और लवी तीनों शॉपिंग आई हुई थी। तीनों खरीदारी में बिजी थे। वे तीनों पहले साड़ी ली और तीनों अपने अपने चॉइस के गॉन ले ली। पूरी तरह से खरीदारी होने के बाद वे तीनों घर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले कुछ खाने का सोचा, इसलिए तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। वही एक जोड़ी आंखें उन तीनों को देखे जा रहा थी। तीनों खाना खाने के बाद घर जाने लगी। तभी किसी ने रिया के ऊपर गोली चलाई। गोली की आवाज सुन सब लोग डर के मारे तीतर बितर हो गए। वही सिम्मी और लवी एकदम से डर से वही जैम गई थी। उन लोगों को तो कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। सिम्मी ने देखा कि रिया कहीं नहीं दिख रही है तो यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी नीचे जमीन पर गिरी रिया के ऊपर नजर गई। सिम्मी डर से कांपने लगी। लवी ने सिम्मी को देखा तो वो भी परेशान हो गई। उसकी नज़र की पीछा किया तो उसने नीचे पड़ी हुई रिया को देखकर जोर से चिल्लाई, रिया रिया। भागकर उसके पास गई। लवी जल्दी से रिया को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिया उठने की नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दाहिने हाथ से खून निकल रहा था। सिम्मी भी खून को देखकर जोर से चिल्लाने लगी। उसने हेल्प के लिए बुलाने लगी, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आया। सिम्मी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। कुछ मिनट के बाद रेहान को भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया। रेहान को जब एक खबर मिली थी तब वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि गुड़िया का फ़ोन है। उसने 2-3 रिंग के बाद फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो भाई, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, रिया को गोली लगी है। जब रेहान गोली लगने की बात सुनी तो उसका धड़कता हुआ दिल वही तमसा गया। एक पल देर किए बिना मीटिंग को बीच में ही रुककर वहां से तेजी से भागने लगा। मीटिंग हॉल में बैठे सभी बोर्ड डायरेक्टर देख हैरान थे। सीईओ सर ऐसे कभी नहीं किए थे, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया? सब ऐसे बातें करने लगे। रेहान तेजी कदमों के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके पीछे पीछे राजदीप, निहारिका, विना, वीर, राहुल, रुद्र, समीर सब लोग पहुंच गए थे। रेहान के आंखों में आंसू थे। सब लोग उसे समझाने लगे। रेहान जल्दी से सिम्मी को पूछने लगा, गुड़िया ये सब कैसे हुआ? सिमरन डरते हुए कहने लगी, भाई हम वापस घर आ रहे थे, तभी अचानक से ये सब हुआ। सिमरन की बात सुनकर रेहान गुस्से में आ गया। रेहान गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर दे मारा। तभी समीर की फ़ोन रिंग करने लगी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर बात करने लगा। सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही निगाहें टिकी हुई थी। निहारिका का हाल भी बुरा हाल हो गया था ये खबर सुनकर। निहारिका मन में ही कहने लगी, हे भगवान, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा ले, प्लीज़ भगवान। समीर भी कुछ देर बाद बात करके वो सीधे रेहान के पास आया। आकर उसके कानों में कुछ कहा। इससे रेहान का चेहरा गंभीर और गुस्सा साफ नजर आने लगा। 45 रिया खत्रीज बाहर। रेहान सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि मिस्टर राघवेंद्र कपूर पर नजर रखो, मुझे हर एक पल पल की खबर चाहिए। सब बॉडीगार्ड्स वह से चले गए। तभी उसी समय ऑपरेशन वार्ड का दरवाजा खुला और उनमें से 2 डॉक्टर्स और नर्सेस बाहर आए।
एक डॉक्टर रेहान, राजदीप, निहारिका जो तीनों एक साथ खड़े थे उनके पास आया, आकर कहने लगा, मिस्टर सिंघानिया, अब पेशेंट जान का खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। निहारिका जल्दी में पूछने लगी, डॉक्टर्स, रिया को क्या हुआ था और गोली कहीं गहराई से चोट तो नहीं लगी ना डॉक्टर? डॉक्टर समाधान करते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, देखिए आप घबराए नहीं, दाहिने कंधे पर गोली लगी है, हमने गोली निकल दी है। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पेशेंट की जान बच गई है, अब वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है, आप उनका ध्यान रखिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वह से चला गया। सब वार्ड के अंदर चले गए। रेहान जल्दी जाकर रिया को गले लगा लिया और कहने लगा, तुम ठीक हो स्वीटिफे? पता है मैं कितना डर गया था, कसकर पकड़ते हुए कहने लगा, साथ ही आंखों में भी आंसू थे। निहारिका भी प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए और आंखों में नमी लिए कही, बेटा अब कैसा लग रहा है? बहुत दर्द कर रहा है क्या? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए, रिया प्यार से समझते हुए कहने लगी। विना भी आगे आकर पूछने लगी, कैसी हो मेरा बच्चा, दर्द तो नहीं कर रहा है ना? रिया मुस्कुराते हुए कही, नहीं छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब परेशान ना हो, देखना हनी के एंगेजमेंट तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुन के वीर सिंघानिया ने हंसते हुए कहने लगा, हमारे बच्चा शेरनी है शेरनी, देखो कैसे स्ट्रोंग है, और आप सब खामका परेशान हो रही है, बिल्कुल मेरी तरह छोटे मामू की तरह स्ट्रोंग है। ये सुन सब लोग हंसने लगे, लेकिन रेहान तो एक्सप्रेशन लेस के चेहरे के साथ वही बैठा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये किसी को नहीं पता, खास करके सामने वाला दुश्मन के बारे में। सब लोग कुछ देर बात करके सब घर चले गए। वार्ड में रेहान और रिया ही थे। यहाँ रुद्र और सिमरन दोनों साथ में चले गए और लवी को समीर छोड़ने चला गया। गाड़ी में लवी पूरी तरह से परेशान में थी, पूरी रास्ते बस खामोश थी। समीर कभी लवी को देखता तो कभी सामने। चुप्पी को तोड़ते हुए समीर ने पूछा, तुम ठीक हो? लवी जो कुछ सोच में डूबी थी, समीर की बात सुनकर होश में आते हुए कही, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे री की चिंता हो रही है। समीर उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी, रिया भाभी ठीक हो जाएगी। समीर की बात सुनकर लवी बस समीर को ही देखे जा रही थी। फिर से समीर खुद को ऐसा देखता पाया तो पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? लवी ने में नामे सिर हिला। 20 मिनट के बाद लवी अपार्टमेंट के सामने पहुंच गई। उसने गाड़ी से नीचे उतर गई। वो मुड़कर समीर को बाई कहने वाली थी कि तभी 4-5 गुंडे बाइक पर आते हुए लवी के हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लगे। लवी अपने आप को बचने की चक्कर में सिर पर हल्की चोट आ गई। जब समीर ने देखा कि कुछ लड़के लवी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर लवी को बचाने चला गया। सब गुंडे समीर को इग्नोर करके लवी को फिर से सताने लगे। इससे समीर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। सबको एक एक करके पीटने लगा। समीर भी किसी से कम नहीं, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, अनाथ होकर भी अपनी दम पर डी मार्शल इंटरनेशनल कंपनी को खड़ा किया है। अब उस कंपनी के सीईओ भी है, रेहाना का राइट हैंड भी। रेहान सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान। रेहान परिवार के लोग के अलावा रुद्र और समीर भी उन्हीं परिवार के मेंबर बन गए। 5 साल का था रेहान से 3 महीने छोटा, तब से रेहान के साथ हमेशा से साथ रहता आया है, सिंघानिया के एक छोटे बेटे की तरह। समीर का गुस्सा भी रेहान से कम नहीं, सबको एक एक करके मारने लगा। सिर्फ एक ही हाथ ही काफी था उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। समीर भी किसी हीरो से कम नहीं, गोरा रंग, तिखी नाक, ब्लैक हेयर, परफेक्ट बॉडी फीचर्स। लवी बस समीर को ही देखे जा रही थी, ऊपर से हैरान भी, क्योंकि समीर बड़े आराम से एक ही हाथ से ही उन लोगों को ही पिट रहा था। कभी एक पैर से तो कभी एक ही हाथ से, बड़े ही आराम से पिट रहा था, मानो उनके साथ फुटबॉल खेल रहा हो। सब गुंडे पीटने की बाद समीर के पैर पकड़ने लगे और चिल्लाते हुए कहने लगे, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। समीर उन लोगों को एक नज़र डाला, फिर एक उंगली से एक बटन पर क्लिक किया तो कुछ सेकंड में काली यूनिफॉर्म में 8 से 10 बॉडीगार्ड्स आ गए। उन सारे गुंडे को वहां से उठा कर ले गए। सब शांत होने के बाद समीर लवी के पास आया। लवी को देखकर पूछने लगा, आप ठीक है? लवी उसे जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक तो है ना? समीर ने हाँ में सिर हिला दिया। लवी धीरे से पूछा, आप अंदर आइए, टी बनाती हूँ। समीर भी हाँ में कहकर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही समीर ने पूरे घर को देखने लगा। लवी ने देखा कि समीर घर को देख रहा है तो उसने कहा, घर तो छोटा है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ आइए, बैठिए, सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा।
समीर सोफे पर बैठने वाला था कि तभी उसकी नज़र लवी की एक टॉप पर पड़ी जो सुबह जल्दबाजी में वही फेंक कर आ गई थी। लवी शर्मिंदगी से जल्दीबाजी में टॉप को उठा ली। देख समीर भी मन ही मन में मुस्कुराने लगा और चुपचाप बैठ गया। लवी भी जल्दी जाकर टी बनाने लगी। हॉस्पिटल में रेहान रिया को बैठने में मदद कर रहा था। तभी निहारिका और विना दोनों रिया के लिए खाना लेकर आई। रेहान और रिया दोनों उस ओर देख जो दोनों अंदर आ रहे थे। रिया दोनों को देखकर मुस्कुराते पुकारने लगी, माँ, छोटी माँ, आप आ गए। दोनों मुस्कुराने लगी और विना खाना निकलते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, हम आ गए। तुझे भूख लगी होगी ना, जल्दी से खाना खा लो, जल्दी ठंडी हो जाएगा। रेहान बेटा तू भी खा लो, येलो दोनों के लिए खाना यही लेकर आ गए हैं हम। जब 46 निहारिका को पता चली असली गुनहगार। पूरे एक हफ्ते के लिए रिया को हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। एक नर्स आकर रिया की बैंडेज चेंज करने लगी। उसी समय रेहान वार्ड के अंदर आया। उसने देखा कि रिया की ड्रेसिंग हो रही है तो उसने चुपचाप बाजू में रखे हुए चेयर के ऊपर बैठ गया। रिया उसे देखकर छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लेगी। रिया की ऐसे हरकत देख रेहान मन ही मन हंसने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि खुद ही रेहान को रिया की ऐसे हरकत करते देख मजा आ रहा था। ड्रेसिंग होने के बाद डॉक्टर अंदर आ गया। उसने रेहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी। इतना कहकर सोचने लगा कि वह उसे क्या लगती होगी, रिश्ता क्या है। रेहान समझ गया कि डॉक्टर आगे क्या सोच रहा था। उसने तुरंत कहा, मेरी एकलौती बीवी रिया रेहान सिंघानिया। ये सुन डॉक्टर और नर्सेस साथ ही साथ खुद रिया भी हैरान होकर रेहान को ही देखने लगी। वैसे डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही हैरान थे। डॉक्टर मन में ही कहने लगा, क्या अजीब इंसान है, सीधे सीधे बीवी का नाम बता दिया तो क्या होता। हमारे क्या दो दो बीवियां पाल के रखे हैं, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर डॉक्टर अपना काम करने लगा। कुछ पल बाद रेहान से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप आज डिस्चार्ज करवा सकते हैं। रेहान ने सुन हाँ में सिर हिलाया। वही रिया बहुत ज्यादा खुश थी। डिस्चार्ज पेपर तैयार करने चला गया। रिया भी जाने के लिए रेडी हो गई। तभी निहारिका और विना भी आ गई। रिया ने जब उन दोनों को देखा तो वो और ज्यादा खुश हो गई। रेहान भी सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आ गया और चारों पहले इसके लिए निकल गए क्योंकि निहारिका चाहती थी कि रिया कुछ दिन पहले से ही रुक जाए। सिमरन और रुद्र का भी एंगेजमेंट था, इसलिए रेहान और रिया दोनों पैलेस में ही रुक गए। पैलेस पहुंचने के बाद रिया और रेहान दोनों ही अपने कमरे में चले गए। निहारिका दूसरे काम में बिजी हो गई, साथ ही साथ विना भी। निहारिका काम करते हुए विना से कहा, विना, आज हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है, सगाई की अंगूठी भी लेनी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है। विना भी काम करते हुए जवाब दिया, जी दीदी, मैं इतना काम जल्दी से खत्म करके रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, तैयार होने के बाद मुझे बता देना। निहारिका फोन की ओर देखते हुए कहने लगी क्योंकि निहारिका फोन पर कॉल आ रहा था। निहारिका फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी ओर से एक आदमी का आवाज आई, मैडम जी, खबर पक्की है। रिया मैडम के ऊपर हमला जो हुआ था वो मिस्टर कपूर ने करवाया था और अनिता सक्सेना भी पूरी तैयारी बना रही है रिया मैडम को चोट पहुंचाने के लिए। निहारिका ने कहा, मुझे पता था, इसके पीछे उन्हीं का ही हाथ होगा। आदमी ने कहा, मैडम आगे क्या करना है, उस पर नजर रखो और मुझे पल पल खबर देना। आदमी ने जवाब दिया, जी मैडम। इतना कहकर वो आदमी फोन काट दिया। निहारिका फोन रखकर पीछे मुड़कर जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेहान खड़ा था। निहारिका उसे देखाकर एक गहरी सांस लेकर छोड़ी, फिर कहने लगी, इंसान तो वही है, लेकिन आगे क्या करना है बेटा। अब तो रिया के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। हर एक इंसान को उनकी किए का फल जरूर मिलेगा। इतनी बुरी तरह से मौत दूंगा कि उनकी रूह भी कांप जाए। रेहान ने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। निहारिका ने कहा, तुम ऑर्गेनाइजर पार्टी कब रखने वाले हो। रेहान ने जवाब दिया, आने वाले बिग गोल्ड अवार्ड फंक्शन में ही अपने ऑर्गेनाइजर पार्टी रखने वाला हूँ, तभी तो मजा आएगा माँ। ये सुनकर निहारिका भी शैतानी मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए कहने लगी, इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, हर एक का बदला जरूर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे माँ, आपका प्लानिंग तो परफेक्ट बन गया है ना। रेहान ने अपने माँ से कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ रेहान, सब कुछ परफेक्ट है, बस अब एक्शन का टाइम है, निहारिका ने जवाब देते हुए कहा और दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बात हुई। तब तक विना भी रेडी होकर आ गई। विना अपनी हाथों से साड़ी को ठीक करते हुए कहा, दीदी मैं तैयार हो गई, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह।
निहारिका और रेहान दोनों एक साथ ही वीना की ओर देखने लगे। निहारिका मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो। रेहान बीच में ही पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? निहारिका ने जवाब दिया, वो हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। गुड़िया और रिया के लिए कुछ शॉपिंग करने, एंगेजमेंट रिंग तो कल ले लेंगे। हम रेहान, एक काम करो, तुम रूथ के लिए अंगूठी ले लेना और गुड़िया के लिए भी, क्योंकि हमें पंडित जी के पास भी जाना है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। ओके माँ, रेहान ने जवाब दिया। सिमरन और रिया दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रिया कहती है, हम लवी को भी बुला लेते हैं और भी मजा आएगा। सिमरन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, अरे मून बी को भी आज ही बुला लेते हैं। एंगेजमेंट खत्म होने तक ही हमारे साथ रहेगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। रिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये तो एकदम झकास आइडिया है। ठीक है, मैं अभी फोन करके बुला लेती हूँ। सिमरन बस आई ब्लिंक कर देती है। हेलो लवी, कहाँ है तू? रिया कॉल करके पूछने लग। लवी ने कहा, मैं तो घर में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और तुम ठीक हो ना? रिया ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे आगे कुछ कह पाती सिमरन ने जल्दी से फोन लेते हुए कहने लगी, सुन भी, यानी कि लवी, जल्दी से पैलेस आ जा और यहाँ एंगेजमेंट तक रहना है। समझी? लवी थोड़ी परेशान होते हुए कहने लगी, मैं तो कभी पैलेस आई ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? सिमरन सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, ओहो वेट, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर सिम्मी इधर से उधर घूमते हुए सोचने लगी। तभी उसकी नज़र गार्डन में खड़ा समीर के ऊपर पड़ी, जो रेहान और रुद्र के साथ बातें कर रहा था। उसने तुरंत लवी को कहा, बीट लवी, सुन, तू तैयार हो जा, मैं अब किसी को भेज रही हूँ। लवी जल्दी से सवाल करते हुए कहा, कौन? किसको? सिमरन तुरंत जवाब दिया, समीर भाई को। चल जल्दी तैयार हो जा। ठीक है, अब मैं रख रही हूँ। इतना कहा कर फोन रख दिया। उसी वक्त समीर को फोन करके कहा, समीर भाई, एक काम करेंगे प्लीज? समीर ने पूछा, क्या हुआ गुड़िया? सिमरन ने कहा, भाई, आपको लवी को बुला कर आना है। समीर तो एक पल के लिए तो झिझकने लगा और एक नज़र रेहान को देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। वो सब समझ गया कि दूसरी ओर कौन है। रेहान ने परमिशन देते हुए कहा, जाकर आओ। समीर भी तुरंत सिमरन को जवाब देते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर फोन काट दिया। 47 निहारिका अनीता को दी टक्कर। समीर भी तुरंत सिमरन को जवाब देते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर फोन काट दिया और समीर भी वह से निकल गया। लवी के अपार्टमेंट में, लवी कमरे में सारा कमरा बिकारा हुआ था। एक स्टूल के ऊपर चढ़ के झाड़ू से छत को क्लीन कर रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मनो पूरे अपार्टमेंट को ही क्लीन करना चाहती हो। वो ये भी भूल गई थी कि उसे लेने के लिए समीर आने वाला है। अपार्टमेंट के बाहर समीर भी आकर पहुंच चुका था। उसने डोर बेल बजने लगा, लेकिन हरी लवी तो क्लीन करने में बिजी थी। सच कहे तो लवी सिमरन बात करने से पहले से ही सफाई कर रही थी, लेकिन मैडम तो भूल ही गई है कि समीर आ चुका है और कब से डोर बेल बजा रहा है। जब लवी के कानों में पड़ी तो उसने एक हाथ में झाड़ू लिए बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोली, बिना देखे ही पीछे मुड़कर चली गई और किचन में से एक बर्तन लेकर सामने कर दी। समीर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। समीर भी दोनों हाथों को बांधकर खड़ा होकर लवी को ही देखे जा रहा था। वो देखना चाहता था कि लवी कहने वाली है। लवी जल्दबाजी में बर्तन को दरवाजे के पास रखकर मुड़कर चली गई। जाते जाते कहने लगी, दूध वाला भैया, प्लीज उसमें दूध डालकर वही टेबल पर रख देना, मैं बहुत बिजी हूँ। वही समीर मुंह फाड़कर खड़ा हो गया और लवी को जाते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद समीर फिर से डोरबेल बजाने लगा। डोर तो ओपन ही था, फिर भी बेल बजाने लगा। लवी फिर से बड़बड़ाती हुई आई, लेकिन इस बार आते आते वही बर्फ की तरह वही जैम सी गई, क्योंकि सामने समीर गुस्से में खड़ा था। लवी की तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लवी कभी समीर को देखती तो कभी नीचे रखे बर्तन को। जल्दी वह आकर समीर के पीछे यहाँ वहाँ झांकने लगी, कहीं उसे दूध वाला भैया दिख जाए, लेकिन वहाँ समीर के अलावा और कोई नहीं था। लवी अब बहुत ज्यादा एम्बारेसिंग होने लगी। समीर ने देखा कि लवी सर नीचे करके खड़ी है तो उसने ही पहले कहा, क्या आप इसी तरह ही खड़ी रहेंगी? लवी ने जल्दी से जवाब देती हुई कहा, नहीं नहीं, आप अंदर आइए। वो मैं, आप इतने गुस्से में थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आप गुस्से में क्यों थे। आखिरी बात बहुत ही धीमी आवाज में कही थी, फिर भी समीर सुन लिया था। समीर ने थोड़ी गुस्से में कहा, मिस लवी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही लापरवाह है? ये सुन लवी को तो समझ ही नहीं आया, लेकिन समझने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैंने आपको दूध वाला समझ लिया था, मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी शर्मिंदगी से कही। समीर ने सीरियस होते हुए कहा, ओह
तो मिस लवी आपको सच में बहुत ज्यादा लापरवाह भी साथ ही साथ बेवकूफ भी। अब अवनी को भी गुस्सा आ गया था और गुस्से में कहा, मिस्टर समीर, आपको जो बोलना है साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है। समीर भी कोल्ड एक्सप्रेस के साथ कहा, मिस लवी, मेरे पास भी फालतू के टाइम नहीं है जो यहाँ आकर आपके साथ बहस करो। वो तो मुझे गुड़िया, मेरा मतलब है सिमरन ने आपको लेकर आने के लिए यहाँ भेजा है, वो ना मेरे पास भी बहुत सारे काम पेंडिंग में है जो मुझे करना है। अब जाकर लवी को याद आया कि उसे पैलेस को जाना है, घर की सफाई में भूल ही गई थी। वो बिना देरी किए जल्दी से जाकर तैयार होने लगी। आधे घंटे के बाद लवी तैयार हो बाहर आ गई। समीर ने लवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। लवी ने ब्लू कलर की एक मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी, वो ड्रेस घुटनों तक ही था, उसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। लवी ने महसूस किया कि समीर उसे देख रहा है तो वो भी नजर उठाकर समीर को देखा, लेकिन समीर तुरंत नज़ारे नीचे कली और खड़ा होकर कहा, चले। लवी भी शर्माते हुए कहा, जी। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। गाड़ी में पूरी तरह से शांति पसरा हुआ था, तो लवी ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आई एम सॉरी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके एक गुस्सा निकाल दी। समीर एक नज़र उसे देख फिर सामने देखकर कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने भी बहुत रूडली बात की है आपसे, इसलिए सॉरी, लेकिन सच में आप बहुत ही लापरवाह हो। लवी को फिर से ये सुन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि समीर उससे बार बार यह क्यों कह रहा है। समीर ने बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, आप ऐसे कैसे बिना आगे देखे ही दरवाज़ा ओपन करके जा सकती हो? अगर कोई भी बुरा इंसान अंदर घुस गया तो क्या करती, और आपको चोट पहुंचाई तो? जब लवी आगे की बात सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर फिर कहा, अगली बार ध्यान से काम करना। लवी बस हाँ में सर हिलाती हुई जा रही थी। इतने में ही वे दोनों पैलेस पहुंच गए थे। यहाँ निहारिका और वीना दोनों शॉपिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट दोनों का शॉपिंग खत्म हो ही गया था। दोनों बातें करते हुए पार्किंग एरिया की ओर जा रहे थे कि तभी उनका सामना अनीता से हो गई। जब अनीता और निहारिका आमने सामने टकराई तो दोनों की आंखों में नफरत साफ साफ दिख रहा था। अनीता आगे आते हुए कहा, निहारिका, बहुत दिनों के बाद? अरे नहीं नहीं, बहुत सालों के बाद फिर मिले हैं, है ना? निहारिका भी बड़े ही एटीट्यूड में साथ ही गुस्से में कहने लगी, हाँ, बहुत साल गुजर गए मिसेस अनीता सक्सेना। निहारिका सक्सेना नाम पर कुछ ज्यादा ही लंबा खींचकर कही थी। इससे अनीता की गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया था। इतना भी ऊंचाई उड़ो मत निहारिका, कब और किस वक्त नीचे आकर गिरोगे ये खुद तुझे ही पता नहीं चलेगा। निहारिका बड़े ही गर्व के साथ कहा, मैं नीचे आकर गिरूंगी भी ना, फिर भी मेरे फैमिली खास करके मेरा बेटा मुझे कभी नीचे गिरने नहीं देगा। ये बात तुम भी याद रखना मिसेस अनीता राजेश सक्सेना। इस बार पाती का नाम लेकर निहारिका ने अनीता जलन पर नमक छिड़क दिया था। इससे अनीता और ज्यादा आग बबूला हो गई और निहारिका और वीना दोनों वहां से चली गई और अनीता गुस्से में वहीं खड़ी होकर उनको जाते हुए रेहान से शादी करने का जिद। अनीता गुस्से में उन दोनों को जाते हुए देखने लगी, निहारिका को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और दांत भींचते हुए कहा, निहारिका, ये जो तुम कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। देखना फिर से कैसे बर्बाद करती हूँ। मैं इतनी अशनी से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, खास करके रिया को। उसकी चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। 20 मिनट के बाद निहारिका और वीना दोनों सारा काम खत्म करके घर आ गए। वीना निहारिका को रोकते हुए कहने लगी, दीदी, मुझे लगता है अनीता इस बार कुछ बड़ा ही साजिश कर रही है। निहारिका ने कहा, हाँ छोटी, इस बार तो वो बहुत ही बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन इस बार उसकी हार निश्चिंत है, और कुछ गहरी सोच में चली गई। दूसरी ओर यूएस में सोफे पर बैठकर गुस्से से चिल्लाकर बात कर रही थी और उसके सामने 2 अधेड़ उम्र के एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे और वो लिंडा की बातें सुने जा रहे थे। सामने बैठी औरत, जिसका नाम जरीना अल्बर्ट्स था, वो बोली, बेटा तू पहले शांत हो जा, इतना गुस्सा अच्छी नहीं है। लिंडा बोली, मोम, रेहान ऐसे कैसे कर सकता है? उसे मिलने इतनी दूर गई थी, लेकिन उसने मुझसे मिलने नहीं आया और मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया। सच में मोम, इस बार उसने बहुत बुरा किया है। इतना कहकर फुट कर रोने लगी। वो आदमी जो जरीना के बगल में बैठा था, वो लिंडा के डैड मिस्टर बारेज अल्बर्ट जॉन थे। उन्होंने कहा, माय डॉटर, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करत। अगर उसने इतना हिम्मत करके तुझे नज़रअंदाज किया है तो मैं इतनी अशनी से नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिंडा के चाहते हुए कहा, डैड प्लीज इस बार हमारी शादी करवा दीजिए, मुझे उससे जल्द शादी करनी है।
मैं कोई रिस्क नहीं लेना नहीं चाहती डैड। अगर किसी और लड़की से शादी होगी तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी डैड। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर बारिज अल्बर्ट जॉन ने हाथों में वैन की गिलास लेते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, तुम्हारे डैड होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उन सबको रास्ते से हटा देंगे जो लड़की रेहान से शादी करेगी। और वैसे भी इतनी हिम्मत कहाँ यूएस के प्रेसिडेंट की बेटी को रिजेक्ट करे। मिस्टर जॉन की ये बातें सुन जरीना और लिंडा दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। मिस्टर बारिज अल्बर्ट जॉन यूएस के प्रेसिडेंट है और उसकी बीवी जरीना अल्बर्ट जॉन जो हमारी इंडियन से है। जरीना शाह जो जानी मानी हस्ती के मिस्टर तारुक शाह की बेटी है। वे बेंगलुरु के मेयर भी है। लिंडा एक पावरफुल बैकग्राउंड से आती थी, इसलिए वो किसी से डरती भी नहीं थी। घमंड और अमीरी की झलक साफ साफ झलक आता। कोस्टा रिका में अनुजा को अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही थी। अपनी रूम के बालकनी में बैठकर बाहर की ताज़ी हवा को महसूस कर पा रही थी। तभी उसकी कमरे का दरवाज़ा ओपन हुआ। अनुजा को पता चल गया कि वो कौन है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरे में आया वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अभय ही था। उसने अंदर आकर देखा कि अनुजा बालकनी में बैठी है, उसके पास चला गया। अनु के बगल जाकर बैठ गया और अनु को देखने लगा। अनुजा बिना उस ओर देखे ही कहने लगी, आप वही इंसान थे ना। इतना कहकर चुप हो गई, लेकिन अभय बस उसे देखे जा रहा था। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है, वो तुम थे। इस बार अनुजा अभय की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन अभय कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। फिर अनु वहां से उठकर जाने लगी, तभी अभय ने पीछे से उसका दाहिने हाथ को पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही अनु के आंखों के सामने एक सेकंड के लिए उसका खून से लथपथ हाथ वो दिन याद आया। वैसे अनु याददाश्त तो नहीं गई थी, बस उसे उस दिन का सीन याद कर लिया था। अभय ने उसके सामने आया और कहा, तुझे याद है? आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ या फिर बस दिखावे के लिए प्यार था? मैं आपसे सच्चे दिल और जान से प्यार किया है अभय। बिना देखे ही तेरे सांसों को महसूस कर पाती हूँ, वैसे बिना देखे ही छुवन को महसूस नहीं करती क्या? अनु ने बहुत ही गंभीर से कहा। फिर अभय को देखते हुए पूछा, अभय कैसे ये सब? अभय अनु के गालों को छूते हुए कहा, बस 2 दिन और विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुझे सारा सच पता चल जाएगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अनु थोड़ी मायूसी से कहा, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए अभी, बस मुझे सच्चाई जानना है। अभय ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बस 2 दिन और तुझे सब सच्चाई और सरप्राइज दोनों मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी। अनु ने अभी को गले लगते हुए कहा, अभी हमारी बेटी भी है, हमें उसके पास जाना भी है, उसे हमारी जरूरत है। क्या कर रही होगी, कैसी होगी वो, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उद्धरण चिन्ह। उसकी चिंता मत करो तुम अनु, तुम पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, हमारी बेटी की शादी हो गई है। शादी की बात सुन अनु एकदम से चौंक गई। क्या, किससे हुई मेरी बेटी की शादी? अनु हैरान होकर अभय से पूछा। अभय इसका जवाब देने से पहले ही अनु ने आंखों में आंसू लिए कहने लगी, मेरी बेटी शादी कली और मुझे पता नहीं कैसा है वो लड़का। मेरी बेटी खुश भी है या नहीं, आगे और कह पाती अभी उसकी मुंह पर उंगली रख दी। इससे अनु चुप हो गई। अभय उससे आंसू पोंछते हुए कहा, अरे मेरी जान वो ठीक भी है और बहुत ज्यादा खुश भी। और थोड़ा और जानकारी दे दूं, हरी बेटी कहीं नहीं गई है बल्कि तुम्हारा लाडला से ही हुई है। अनु को एकदम से लाडला कौन समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद एकदम से उसकी आंखें फैल गई और ज्यादा खुशी से चकते हुए कहने लगी, क्या कहा? लाडला मतलब रेहान से? अभय, हाँ, मैं जवाब दिया। आखिरकार उसने अपनी प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। 49 राज और सोनिया की बेहस और ज्यादा खुशी से चकते हुए कहने लगी, क्या कहा? लाडला मतलब रेहान से? अभय, हाँ, मैं जवाब दिया। आखिरकार उसने अपनी प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। मैं आज बहुत खुश हूँ, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अनु कहा। कुछ देर ऐसे ही वो दोनों बातें किए और खाना खाने लगे। दूसरी ओर रिया, सिम्मी और लवी तीनों सिम्मी के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। सिम्मी ने खोला तो सामने निहारिका और वीना दोनों खड़ी हुई थी। सिमरन जल्दी से दरवाजे से पीछे हटते हुए कहा, मोम, बड़ी मोम, आइए, अंदर आइए। निहारिका और वीना दोनों अंदर आ गए। दोनों ने देखा लवी भी आई हुई है तो निहारिका जल्दी से पूछा, अरे लवी बेटा, तुम कब आई? लवी ने जवाब देते हुए कहा, बस आंटी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब सगाई होने के बाद ही जाना, निहारिका ने बहुत ही प्यार से कहा तो वीना जल्दी से बोल पड़ी, अरे दीदी,
सगाई तक क्यों, मैं तो कहती हूँ शादी तक रुक जाए। निहारिका भी हाँ में हाँ मिला दे दी थी है। अरे हाँ बेटा, तुम ना शादी तक ही रुक जाना, ये तो बढ़िया रहेगा। जब वो बातें कर रही थी तभी सिम्मी की नज़र उन दोनों के हाथ में पकड़ के रखे हुए बाइक्स पर गई जो खरीदारी करके ले आई हुई थी। मोम, ये क्या है? सिम्मी जल्दी से पूछा तो वीना बोली, अरे ये तो शॉपिंग बैग है। सिमरन ने फिर से पूछा, ये मुझे पता है मोम, इसमें क्या है? इनमें आप दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं। प्रिंसेस तो शॉपिंग करने नहीं जा सकती तो हम जाकर लेकर आ गए। निहारिका बाइक्स को देते हुए कहने लगी और फिर एक नंबर पर फोन करने थोड़ी दूर चली गई। कुछ देर बाद वापस भी आ गई, आकर उनके साथ मिलकर बातें करने लगी और साथ ही साथ लेकर आई हुई कपड़े भी देखने लगी। आधे घंटे के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर एक सर्वेंट आती हुई कहा, मैडम डिलीवरी बॉय आकर ये देकर चला गया है। उसके हाथ में भी बिल्कुल वही सेम बाइक्स था। तो सिम्मी पूछी, बड़ी मोम, क्या आप एक बाइक्स को वहीं पर भूल कर आ गई थी? निहारिका ने कहा, ये बाइक्स लवी के लिए हैं। हमें नहीं पता था कि लवी भी होगी, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं लाए। इसलिए मैंने फ़ोन करके लवी के लिए भी मंगवा ली। ये सुन लवी ने कहा, नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे बेटा, ज़रूरत क्यों नहीं थी? तुम भी इस घर की बेटी जैसी हो और सिम्मी की सगाई भी, वीना ने कहा। उन तीनों के कपड़े एकदम से खूबसूरत थी। पहले तीनों के लिए साड़ी, फिर गाउन और कुछ ज्वेलरी भी थे। तीनों के कपड़े एक से एक बढ़िया थी। उन कपड़े को तीनों ने ले लिया और निहारिका और वीना दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे और खाना खाने आने के लिए कह के वहां से चले गए। सोनिया बस रिया को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। दिन रात यही सोचने लगी कि क्या करना है। हालांकि उसे नहीं पता कि उसकी माँ क्या साजिश रच रही है, लेकिन उसकी दिमाग में बस रिया को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए उसकी माँ को बिना बताए ही प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। वो जल्दी से तैयार होकर राज के पास चली गई। राज अपनी कैबिन में बैठकर मिस्टर रावत के साथ बात कर रहा था। ये वही इंसान था जो राजभद्रा की फिल्म में इन्वेस्टर बना था। उसके साथ बात ही कर रहा था तभी उसके असिस्टेंट चेतन आकर बताया कि सोनिया मैडम आई हुई है। उन्हें धीरे से ओके में सर हिला दिया और 2 मिनट बात करके मिस्टर रावत वह से चला गया। उसी समय सोनिया अंदर आई और जाकर राज को पीछे से गले लागल और कहा, राज कैसे हो? आजकल बहुत ज्यादा ही बिजी होने लगे हो। मैंने सुना कि मिस्टर रावत यहाँ आए थे। क्या कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। राज ने कहा, उन्होंने फिल्म में 25 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। बस हमें ये काम जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उनका एक शर्त है। सोनिया ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त? कैसी शर्त राज? हालांकि ये सवाल करते समय सोनिया बहुत ही कूल लग रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि सोनिया को कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। फिर भी उसने ये सवाल कर दिया था। राज काम करते हुए कहा, मिस्टर रावत चाहते हैं कि इस फिल्म के मैन लीड कैरेक्टर मिस जेनिका हो। जब सोनिया ने ये सुना तो वो आग बबूला हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, राज तुमने कहा था कि इस फिल्म में मैं ही मैन लीड फीमेल बनूंगी और अब कह रहे हो कि मैन लीड वो मिस जेनिका बनेगी। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? राज उसे समझाते हुए कहा, देखो सोनिया, हमें इन्वेस्ट की कितना जरूरी था ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो अपने इन्वेस्ट वापस ले ले, ये हम उन्हें नहीं दे सकते और इस बात पे आपके डैड भी राजी हो गए हैं। सोनिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बात उसकी थी तो वो ऐसे भी नहीं छोड़ती थी। वे एक सैको की तरह थी। उसके पास जो भी उसी में खुश नहीं होती थी, जो उसका नहीं होता वो भी छीन लेती थी। उसे खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता था। मुझे नहीं पता राज, मुझे इस फिल्म में मैन लीड फीमेल बनना है बस। राज भी थोड़ा गुस्से में कहने लगा, सोनिया ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुझे इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है क्या? सोनिया भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी गुस्से में चिल्लाने लगी, छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? मेरा लाइफ करियर दाव पर लगा है और तुम कह रहे हो कि ये एक छोटी सी बात है। अगर तुझे ये मैटर इतना छोटी सी लग रही है तो उसे क्यों ले रहे हो? मुझे लो ना। राज को समझ ही नहीं आ रहा था कि सोनिया को क्या समझाए, कैसे समझाए, इसलिए वो खुद ही चुप हो गया। उसे चुप देख सोनिया को और तेज गुस्से में आ गई और तेज आवाज में अपनी बकवास को कहना जारी रखा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राज। अच्छा हुआ रिया तुझे छोड़कर चली गई। वो एक आमिर इंसान को फंसाकर शादी भी करी है उसने, लेकिन मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था। तुमने मेरे साथ ये सब कर रहे हो। मैंने तो कभी उस घटिया लड़की की तरह धोखा तो नहीं दिया। मैं अपनी मेहनत के बल पर पैसे कमा रही हूँ, न कि उसकी तरह अपने आप को बेचकर पैसे कमा रही हूँ। जब राज ने शादी की बात सुनी तो वो हैरान रह गया।
आखिरी लाइन सुन राज भी चुप था, फिर भी वो रिया की शादी वाली बात अभी भी घूम रही थी। 50 लवी समीर की गोद में जाकर गिरी। राज को अब बर्दाश्त के बाहर था। सोनिया की बकवास और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने तेज आवाज में चिल्लाया और गुस्से में कहने लगा, सोनिया सोनिया अब बस भी करो, ये क्या तुम बकवास करती जा रही हो? मैं चुप हूं इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम क्या कह रही थी कि रिया शादी कर ली है? कब? किससे? मुझे बताओ किससे शादी कर ली है? राज के ऐसी रिया के बारे में पूछता हुआ देख उसका गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं। अब उसकी आंखों में आग बरस रही थी, राज के लिए नहीं बल्कि रिया के लिए। राज को बिना जवाब दिए वहां से चली गई। राज उसे जाता हुआ देख सकता था। हालांकि सोनिया जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रिया शादी की बात सुन ये जरूर फर्क पड़ा था। दूसरी ओर सिंघानिया पैलेस में शाम का 7 बजे एंगेजमेंट का मुहूर्त निकल के आया था। पूरे पैलेस कलर्स लाइट्स फूलों से सजा हुआ था। यहाँ से वह भगा दौड़ी चल रही थी। कुछ मेहमान भी आए हुए थे। सिमरन के कमरे में वे तीनों तैयार हो रही थी। आज सिमरन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने ग्रीन कलर की लहंगा और मरून कलर का ब्लाउज, ग्रीन और मैरून कलर की दुपट्टा बॉर्डर को मोतियों से सजा हुआ था। बालों को जुड़ा बनाकर रखा था, माथे पर मान थिका, मारून कलर की बिंदी, हाथों में मैरून एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन चूड़ियां। सच में ये दोनों रंग सिम्मी की गोरा स्किन पर बहुत ज्यादा ही जच रहा था। यहाँ रिया और लवी दोनों भी किसी से कम नहीं। रिया आज ग्रीन कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की ब्लाउज दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर पहनी हुई थी। लवी मैरून कलर का लहंगा और हल्की सी ब्लैक एंड मैरून दोनों मिक्स कलर की ब्लाउज और ब्लैक कलर का दुपट्टा पहनी हुई थी। वे तीनों हल्की सी मेकअप में तीनों बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंगेजमेंट के लिए 1 घंटा और टाइम था। वे तीनों बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वीना पंडित जी से पूजा के सामान के बारे में बात कर रही थी। सब बिजी थे। रुद्र और समीर दोनों कमरे में तैयार हो रहे थे। निहारिका और रेहान दोनों स्टडी रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी उसका नंबर पर। वीना पंडित जी से पूजा के सामान के बारे में बात कर रही थी। सब बिजी थे। रुद्र और समीर दोनों कमरे में तैयार हो रहे थे, साथ ही साथ बात भी कर रहे थे। समीर ने कहा, अरे यार प्लीज अब बस भी करो, कितनी बार आईना देखेगा? तेरे जितना दुल्हन भी नहीं देखेगी उतना तू देख रहा है। रुद्र फ्लोरल परफ्यूम लगते हुए कहा, अरे बस करो समीर, मेरा सगाई है, इतना तैयार होना तो बनता भी है। समीर ने कहा, हाँ बनता है, लेकिन इतना कौन करता है यार। वही दूसरी ओर सिमरन भी अपने आप को बार बार आईने में देखे जा रही थी। कभी लहंगा को ठीक करती तो कभी बालों को और कभी दुपट्टा को। उसको ऐसा करता देख रिया और लवी दोनों ही देख देख के थक चुकी थी। लवी ने अपने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहने लगी, ए हानी बस करो ना यार। हाँ हो गया बस 2 मिनट, सिम्मी ने अपनी लिपस्टिक को ठीक करती हुए कहा। रिया भी उबासी लेते हुए कहने लगी, हाँ मेरी मैडम को तो अभी तक 2 मिनट भी नहीं हुआ। 2 मिनट कह के पूरे 2 घंटा लगा दिया है, लेकिन मैडम का तो खत्म ना होने की ठानी है। सिम्मी ने मुंह बनाते हुए, अरे मून आज का दिन तो ना कहो, आज मेरी सगाई है। ऐसा कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है मेरी माँ, अब मुंह मत बना, रिया ने उसे गालों को खींचते हुए कहा। और वो तीनों एक दूसरे को हक किए। वही समीर रुद्र को खींचकर बाहर लेकर आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आईने के सामने और ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। दोनों बाहर की ओर सिम्मी का कमरे के नीचे आकर दोनों खड़े हो गए। वो दोनों तो अचानक वह आकर खड़े थे, तभी रेहान भी आ गया और वो तीनों बातें करने में बिजी हो गए। कमरे में लवी रिया का साड़ी को ठीक कर रही थी, तभी उसकी नज़र सिम्मी पर पड़ी जो अलग अलग मुंह बनाकर सेल्फी ले रही थी। लवी के दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से जाकर लवी के मोबाइल को छीन ली और भागकर बेड पर चढ़ गई। यहाँ वहाँ उछलते हुए कहा, मैं ये सारी पिक्चर को रुद्र भैया को भेजूंगी। ये बंदर की तरह यहाँ वहाँ जंप करती हुई कहा। लवी इतनी तेज आवाज में कहती कि नीचे खड़े हुए तीनों सुन ली थी। लवी सिमरन का फोन देना का नाम नहीं ले रही थी, वो तो भागम भाग करके दूर भाग रही थी। तभी सिम्मी जाकर लवी के हाथ से छीन ली। सिम्मी अपने मोबाइल लवी से छीन तो ली, लेकिन तीनों को नहीं पता कि वो भागते भागते बैल्कनी में आ गई थी। मोबाइल छीनने वक्त लवी के पैर फिसल गया और सीधे नीचे जाकर गिरी, लेकिन ये क्या आवाज ही नहीं आई। सिम्मी और रिया दोनों जल्दी से नीचे झांककर देखने लगी। वहां नीचे का नजारा देख के उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि लवी नीचे जमीन पर नहीं बल्कि समीर की गोद में जाकर गिरी थी। वह नीचे खड़े रुद्र और रेहान दोनों आंखें फाड़ कर देखने लगे और रेहान और रुद्र दोनों झट से ऊपर देखने लगे।
लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था। जब लवी नीचे गिरी थी तब दोनों ने जल्दी से पीछे की ओर हट गई थी। निहारिका अपने कमरे में बैठकर बहुत ही गंभीर सी कुछ सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ और एक सर्वेंट अंदर आया और कहा, मैडम जी, काम हो गया है, आपने जैसे कहा था वैसा किया है। निहारिका ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। जी मैडम, इतना कहकर सर्वेंट वहां से चला गया। निहारिका जल्दी से किसी को कॉल करने लगी। कुछ सेकंड बाद सामने वाला फ़ोन रिसीव कर